Looking for previous year's questions on heredity and evolution for Class X CBSE and MSB? Ignited Minds Tutorials has got you covered with their latest video. This informative tutorial covers important questions from past exams, providing valuable insight into the topic. Whether you're preparing for the CBSE or Maharashtra State Board exams, this video is a must-watch for a comprehensive review of the subject. With clear explanations and examples, it's a great resource for students looking to enhance their understanding of heredity and evolution. So, don't miss out on this opportunity to brush up on your knowledge and improve your exam performance. Check out the video and stay ahead in your studies. So people, we are doing this exercise. एक क्वेश्चन है डाउट सॉल्विंग, तो किसी ने भाई साहब ये पूछा हुआ है यहाँ पे एक आपने टेक 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl इन ए क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एट सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो सोडियम क्लोराइड पे अपन क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर रहे हैं. तो जब भी हम भाई साहब मेटल सॉल्ट पे whenever on a metal salt we add acid, what do you get people? we get हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस तो मिलना है, ठीक है. लेकिन यार यहाँ पे एक मिनट, सो आपका ये NaCl प्लस H2SO4 है. दिस विल फॉर्म व्हाट, Na2SO4 प्लस यहाँ पे होगा आपका 2HCl, ठीक है. Na2SO4 मेटल सॉल्ट है, सॉरी मेटल प्लस एसिड आपका हाइड्रोजन गैस होता है. तो दिस इज मेटल सॉल्ट Na2SO4 प्लस 2HCl. दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ गैस. ये भाई साहब गैस में लिबरेट होगा. अभी अगर आपने यहाँ पे ड्राई और वेट लिटमस पेपर डाला, ठीक है, ड्राई एंड वेट, तो ना ही रेड पे कोई असर होने वाला है और ना ही ब्लू पे कोई असर होने वाला है. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई? साहिल, HCl तो कायदे से एक एसिड है ना. तो इसका मतलब आपको भाई साहब वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं मिल रहे हैं. एसिडिटी या बेसिसिटी होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शन के बिगड़ने से, जो यहाँ पे नहीं हो रहा है. तो ड्राई को अगर आपने ऐड किया तो आपको रेड में भी और ब्लू में भी कोई असर नहीं दिखेगा. हाँ, अगर आपने वेट लिटमस पेपर लिया तो आपको भाई साहब ब्लू रेड होता हुआ दिखेगा. ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न टू रेड, ठीक है. ओके, तो ये हो गया भाई साहब इसका. इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर? Litmus paper will change its color only if happens to be a blue litmus to red, and this will happen only if the litmus paper is wet. तो litmus जो है तो आपका wet है, ठीक है. Okay. On the basis of the above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl gas? तो dry HCl gas not acidic. ये भाई साहब acidic नहीं है क्योंकि ये blue litmus को red नहीं बना रहा है, ठीक है. HCl सोल्यूशन ये आपका एसिडिक है, मतलब ऐसा एक्वस कर देंगे तो ये आपका एसिडिक होगा. तो किसी भी एसिड को एसिड की तरह बिहेव कराने में या किसी भी बेस को बेस की तरह बिहेव कराने में आपको वाटर का कंट्रीब्यूशन लगेगा. यू वुड नीड वाटर, ठीक है. ओके, यहाँ पे पूछा है इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू अ गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस. अगर भाई साहब कोई भी गैस है, समझ लो यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड है अगर समझो, ठीक है. अभी आप बोल रहे हो कि भाई साहब ड्राई HCl गैस मुझे चाहिए, ठीक है, बिकॉज इसको मैं लिटमस पेपर से ट्रीट करा रहा हूँ. एक बार लिटमस पेपर आपका मॉइस्ट है और एक बार लिटमस पेपर आपका ड्राई है, ठीक है. जब लिटमस पेपर आपका मॉइस्ट है तो आपको ब्लू टू रेड का कन्वर्जन मिल रहा है. जब लिटमस पेपर आपका ड्राई है तो कोई कन्वर्जन नहीं मिल रहा है, ठीक है. लेकिन इस ड्राई HCl को अपन ड्राई HCl कैसे, क्योंकि देखो HCl जो है वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा, एटमॉस्फेयर में जो वाटर है उसके साथ कंबाइन कर जाएगा. तो हम इसको किस में से पास करते हैं भाई साहब? वी बेसिकली पास थ्रू कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2. ये क्या करेगा भाई साहब? इसके वाटर को अब्सॉर्ब कर लेगा. इट इज गोइंग टू अब्सॉर्ब द वाटर. एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड अब्सॉर्ब्स द वाटर, ठीक है. ये एटमॉस्फेयर के वाटर को, मॉइस्चर को खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है. तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में, तो इसके लिए अगर आपने HCl जो है इसके से पास करा रहे हो तो वो ड्राई HCl हो जाएगा. इट्स नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट. मतलब ये अभी आप सीधा भाई साहब इसको टेस्टिंग में डाल सकते हो,
ठीक है। सो द पर्पस ऑफ यूजिंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड is to soak up all the water vapor which is present in the atmosphere so that this water vapor is not interacting with the HCl gas, क्योंकि अगर इस वाटर वेपर ने HCl गैस के साथ इंटरेक्ट किया तो ये HCl गैस एसिडिक बन जाएगा, इट विल स्टार्ट रीगेनिंग इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। क्लियर है भाई साहब ये क्वेश्चन हुआ? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन है किसी का भी? ओके पीपल, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन कर रहे थे भाई साहब। List in tabular form two distinguishing features between the acquired traits and the inherited traits. Acquired traits किसको बोलते हैं? Hi, how are you? ठीक ठाक। Acquired traits and the inherited traits. Acquired traits किसको बोलते हैं? खुद से क्या अपने लाइफ में अटेन किया हो, राइट, विथ सम डिसिप्लिनरी प्रोसेस, ठीक है, यू हैव एक्वायर्ड। जैसे देखो सिंपल सा है, जैसे आप आज 2+2 आराम से लिख सकते हैं 4, है ना, इज इट एन एक्वायर्ड ट्रेट? यस, ठीक है। आपने पहले सीखा होगा 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, 2 होता क्या है, फिर 2+2। आज के लिए आज की तारीख में आपके लिए बहुत आसान है 2+2 4। तो ये आपने एक्वायर किया है अपने लाइफ टाइम में विथ प्रैक्टिस, विथ वॉट एवर अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, बाई गोइंग टू स्कूल और वॉट एवर, यू हैव एक्वायर्ड दिस, ठीक है। क्या आपका कल जब बच्चा पैदा होगा तो इस नॉलेज के साथ ही पैदा होगा कि 2+2 4, और he or she also has to undergo the same process of training that you have, ठीक है, maybe in a different way, but the training has to be done. So this is called acquired trait. इसी तरह से फिजिकली जब आप लेट्स से रनिंग कर रहे हैं या कोई एथलेटिक स्पोर्ट्स में हैं, अपने आप को ट्रेन किया है आपने, ठीक है, तो मतलब आपने उस चीज को ट्रेन किया हुआ है और आप एक मकाम तक पहुंचे हैं, ठीक है, यू हैव फिजिकली बिल्ड अप योरसेल्फ इन ऑर्डर टू प्ले फॉर अ स्पोर्ट्स। तो क्या आपके घर में जो आपके बच्चे पैदा होंगे वो एकदम पहले से ही ट्रेंड नहीं। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, अगर वो क्रिकेट खेलता है और अगर उसने उसी तरह नाम कमाया है तो उसने भी उतनी ही मेहनत की है, उसके बाद ही वो हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी उसके अंदर से ही आएगी, ठीक है। तो ये आप अक्सर आप देखेंगे, ठीक है, ये मतलब जिस तरह से उसने मेहनत करके कमाया है वैसे इसको भी मेहनत करके कमाना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि सचिन तेंदुलकर उनको एनवायरनमेंट दे सकते हैं, हो सकता है सचिन को एनवायरनमेंट ना मिला हो, ठीक है, शुरुआती तौर पे, लेकिन क्योंकि सचिन खुद एक क्रिकेटर है तो इनको अपने बच्चे को इन्होंने एनवायरनमेंट दिया। तो इस तरीके का हो सकता है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन कभी भी हेरिडिटरी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर एक्वायर्ड ट्रेट्स पीपल? The traits which are characteristics which are developed during the lifetime of an individual. एक इंडिविजुअल के लाइफ टाइम में जो अपनी काबिलियत से वो डेवलप करता है उसको अपन बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है। These are characteristics transmitted from parents to offspring. हमको जो विरासत में मिली है, हमारा ब्लड ग्रुप, हमारा स्किन कलर, हमारे बोन की डेंसिटी, ठीक है, ये सब हमारा जो भी हमको मिला है ये विरासत से मिला है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते, इसका अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेट, और ये हो गया भाई साहब आपका एक्वायर्ड ट्रेट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। लेस बॉडी वेट ड्यू टू स्टारवेशन, ठीक है, जैसे अगर आपने स्टारवेशन किया और अपना बॉडी लेस वेट का कर लिया तो ये जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे भी वैसे ही हों, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट्स इज जेनेटिकली डिटरमिन्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विशेस अ पर्सन, कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आई, बोन डेंसिटी, ठीक है, ब्लड ग्रुप, स्किन कलर, ये सारे आपके भाई साहब इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। दीज आर ऑल इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। ओके, जरा कौन कैसे चलता है, क्या ये भी भाई साहब एक एक्वायर्ड ट्रेड है या इनहेरिटेड ट्रेड है? आप अक्सर देखोगे कि भाई साहब साहिल मुनकर की जो चाल है वो उनके पापा से मिलती है, ऐसा आप अक्सर देखोगे, या अनवेश साहब जैसे चल रहा होगा उनके पापा भी ऐसे ही चलते हैं। तो इज दिस एन एक्वायर्ड ट्रेड और इनहेरिटेड ट्रेड? इज दिस एन एक्वायर्ड ट्रेड और एन इनहेरिटेड ट्रेड? मेरा वॉइस मेरे पापा के साथ मिलता होगा, एक्वायर्ड ट्रेड है या इनहेरिटेड ट्रेड है? हाँ, इनहेरिटेड ट्रेड है। ओके, मैं जैसे चलता हूं या वो जैसे चलते हैं शायद सिमिलरिटी हो, एक्वायर्ड ट्रेड है या इनहेरिटेड ट्रेड है? इनहेरिटेड नहीं है, तो मिलता क्यों है? देख रहे, तो ये भी एक एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। बचपन से भाई साहब देखे आ रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि अच्छा ये ऐसे स्टेप ले रहा है, ओके ऐसे स्टेप ले रहा है, ओके ऐसे चलना चाहिए, ये अनकॉन्शियसली होता है। आप बचपन से जिसको देखते आ रहे हो छोटे बच्चे से,
तो आपके अंदर भी वैसे ही एक अंदर निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये बड़े अनकॉन्शियस वे से होता है, बड़े ही अनकॉन्शियस वे से, ठीक है। बात करने का तरीका या भाई साहब कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये सारा जो स्टाइल होता है ना वो ऑटोमेटिकली कॉपिंग होता है, लेकिन ये भी आपका इनहेरिटेड नहीं है, ये एक्वायर्ड है, ठीक है। दिस इज एक्वायर्ड। लोग ये बोलते हैं कि अरे ये तो अपने पापा की तरह ही चल रहा है एकदम से, ठीक है, अपने पापा की तरह ही बात कर रहा है। हाँ, ये भी एक्वायर्ड ही है, समझ में आ रहा है। हाँ, वॉइस का जो क्वालिटी है वो इनहेरिटेड हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाकी सब जो है उसका चलना, उसका बोलना, उसका स्टाइल, वो अगर उसके पापा की तरह है तो उसने अपने पापा को कॉपी कर लिया है अनकॉन्शियसली, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्योंकि जिसको आप जितना ज्यादा देखते हैं उसका ही जीवन में उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है ना। जिसको आप जितना ज्यादा देखते हैं उतने ज्यादा जीवन में आपका इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप पूरा दिन भर सिंचान देखेंगे तो आप सिंचान की तरह ही हो जाएंगे, है ना। फिर वो टंग से पड़ेगा, फिर टुंगी होगी, फिर वही उसी तरह रोएंगे आप, ठीक है, वैसा ही हो जाएगा ये एक्चुअली, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। ओके, what are chromosomes? Explain how in sexually reproducing organisms the number of chromosomes in the progeny is maintained, ठीक है। chromosomes are long thread like structures which contain hereditary information, ठीक है, of the individual and are thereby the carriers of genes। तो आपका भाई साहब जीन का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास आउट होता है, दैट हैपेंस बाय मींस ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ओके, मेल इंडिविजुअल्स हैव 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, बट बिकॉज द गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब 2n का n होता है भाई साहब, 2n का n होता है। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब एक क्रोमोसोम आया मेल से, एक क्रोमोसोम आया फीमेल से, अब जाके भाई साहब क्रोमोसोम बनेगा। ऑफस्प्रिंग का क्रोमोसोम दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, इसलिए ये हैप्लॉइड होगा, लेकिन एक बार कॉम्बिनेशन हो गया तो वो फिर से डाइप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, they have half the number of chromosomes. Sperms will be haploid, that is 23 chromosomes होंगे। Female individual also contain 23 chromosomes in eggs, ठीक है। It is the fusion of the sperm and the egg which leads to an offspring with 46 chromosomes। तो ये जो 46 क्रोमोसोम है ये डाइप्लॉइड है या हैप्लॉइड है? डाइप्लॉइड हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। हैप्लॉइड होगा बिफोर कॉम्बिनेशन, डाइप्लॉइड होगा आफ्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब out of this 46 chromosomes 22 आर ऑटोसोम्स, ठीक है, 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स, मतलब 44 आपके ऑटोसोम्स होंगे और 1 विल बी सेक्स डिटरमाइनर, ठीक है। एक 1 विल बी डिटरमाइनिंग वेदर इट्स अ फीमेल और अ मेल चाइल्ड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। ओके ओके ओके, वी कैन नॉट पास ऑन टू आवर प्रोजेनी द एक्सपीरियंसेस एंड क्वालिफिकेशंस अर्नड ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग रीजन एंड एग्जांपल्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब एक्सपीरियंसेस अचीव ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल डज नॉट मेक एनी चेंज इन द जीन ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंसेस एक इंसान अचीव करता है अपने लाइफ टाइम में, उसका कोई भी चेंज जीन्स में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन रेड अ बुक ऑन बर्ड्स, द नॉलेज ही अर्न्स बाय रीडिंग द बुक डज नॉट मेक एनी चेंज इन द जीन। आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका एथलेटिक एबिलिटीज, these are not going to pass on to the next generation, ठीक है। He earns by reading the book does not make any change in the gene, hence this knowledge will not get automatically transmitted to his next generation. Such a trait is called acquired trait, ठीक है, इसको अपन acquired trait बोलते हैं। Okay, it is possible that a trait is inherited but may not be expressed। क्या ये हो सकता है? एक ट्रेट इनहेरिट तो हुआ है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ, बड़े आराम से हो सकता है। देखो भाई साहब, ये टॉल प्लांट है, क्या इस टॉल प्लांट के जीन में रिसेसिव जीन है? क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है? नहीं, जिसके वजह से ब्रीड क्या हो रही है भाई साहब? टॉल हो रही है, मतलब डोमिनेंट ने इसको सप्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। सो इज इट पॉसिबल दैट अ ट्रेट, तो इनहेरिट तो हुआ है, एक प्योर टॉल था और एक प्योर डॉफ था, जिनके कॉम्बिनेशन से आपको मिला भाई साहब टॉल। दिस इज हेटेरोजाइगोस टॉल, दिस इज होमोजाइगोस टॉल, हाउएवर दिस इज स्टिल टॉल। और इसका हाइट सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं कि ये बीच में ये और ये डॉफ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका और इसका हाइट सेम ही होगा। द डिफरेंस इज दैट जीनोटाइप में आपका डिफरेंस है, एक होमोजाइगोस है और एक हेटेरोजाइगोस टॉल है। तो क्या इज इट पॉसिबल दैट द ट्रेट इज इनहेरिटेड? ट्रेट इज इनहेरिटेड बट इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड, मतलब ड्वार्फनेस को एक्सप्रेस नहीं करने का मौका मिल रहा है। क्यों? क्योंकि टॉलनेस ने उसको वैसा दबा के रखा है, ठीक है, डोमिनेंट है वो, ठीक है। ओके, when pure tall pea plants are crossed with pure dwarf plants, ठीक है,
ओनली टॉल पी प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन। लेकिन ये सारे जितने भी टॉल पी प्लांट्स होंगे ये क्या होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले होंगे। मतलब आपका जो रिसेसिव फीचर है वो डोमिनेंट ने सप्रेस करके रखा हुआ है। आर वी क्लियर? तो इज इट इनहेरिटेड? Dwarfness is definitely inherited, but is it expressed? No, because रिसेसिव अपने आप को डोमिनेंट के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। एनी रिसेसिव ट्रेट विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब F2 जनरेशन में कितना हो जाएगा? 3:1। रीअपेरेंस ऑफ द ड्वार्फ कैरेक्टर। अभी देखो यहाँ पे क्या था F1 में, F1 में भाई साहब आपका टी था सबका सब, ठीक है। अभी हमने ये टी को टी के साथ भाई साहब ब्रीड कराया, तो आपका F2 जनरेशन में क्या हो जाएगा भाई साहब? F2 जनरेशन में इधर टी, स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है। अभी तक क्या है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ड्वार्फनेस अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। अभी क्या बनेगा भाई साहब? तो एक आ गया अभी देखो यहाँ पे, ठीक है। तो 3:1। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट which was not able to express itself in F1 generation is now able to express itself in F2 generation, ठीक है। F1 जनरेशन में क्या था भाई साहब आपका? F1 जनरेशन में प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ के साथ आपने ब्रीड करवाया भाई साहब। तो यहाँ पे टी और ये टी और ये टी, तो सबके सब भाई साहब क्या हो गया? टॉल, ठीक है। तो आपको लगा कि भाई साहब ये क्या अपना जीन्स जो था ड्वार्फ का वो लुप्त हो गया? नहीं, ये फिर से जब आपने सेल्फिंग कराई इसकी तो आपको यहां पे ये मिल गया, ठीक है। इट इज एबल टू, कहां से तैर हो के आ रहा है पता नहीं है भाई साहब। क्या हो रहे मिश्रा जी, इतनी जल्दी आ गए हैं? कब बस हो गए थे? है देखो सो गए आ रहे हैं भाई साहब। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है। तो वही चीज जो F1 में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया F2 में, मतलब वो लुप्त नहीं हुआ था, ठीक है। द मोमेंट इट गेट्स एन अपॉर्चुनिटी इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। और किसी भी रिसेसिव ट्रेट के लिए अपॉर्चुनिटी क्या होती है? टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। फॉर एनी रिसेसिव ट्रेट, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ? एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। जो डोमिनेंट ट्रेड है उसका एब्सेंस ही उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो रीअपीयरेंस ऑफ ड्वार्फ कैरेक्टर, अ रिसेसिव ट्रेट इन F2 जनरेशन शोज दैट ड्वार्फ ट्रेट कैरेक्टर वाज प्रेजेंट इन इंडिविजुअल्स ऑफ F1 बट इट डिड नॉट एक्सप्रेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉलनेस, अ डोमिनेंट और ट्रेट और कैरेक्टर, ठीक है। ओके ओके, अरे ओके भाई साहब। व्हाट इज डीएनए कॉपिंग भाई साहब? डीएनए रेप्लिकेशन or DNA copying is the process of producing two identical replicas from one original DNA molecule during cell division, ठीक है। एक DNA मॉलिक्यूल से दो आइडेंटिकल रेप्लिकास को प्रोड्यूस करना, इसको अपन बोलते हैं डीएनए कॉपिंग, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए कॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रेप्लिकास फ्रॉम वन डीएनए मॉलिक्यूल ड्यूरिंग सेल डिविजन। सेंट्रल डॉगमा क्या है? सस्ते वारी, व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? सेंट्रल डॉगमा थ्रू आरएनए। तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन नीड्स टू अकर so that during cell division new cells will also have a copy of organisms DNA. DNA is necessary to make all the RNA and proteins needed for cells to carry out necessary reactions and cellular process in order for them to survive. तो आपका भाई साहब किसी भी सेल को सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन की सिंथेसिस होनी जरूरी है। क्यों प्रोटीन की सिंथेसिस होनी जरूरी है? अरे प्रोटीन सिंथेसिस किसके लिए चाहिए? हाँ, प्रोटीन के लिए। किसके लिए चाहिए? प्रोटीन का फंक्शन क्या है बॉडी में? आपका प्रोटीन का फंक्शन क्या है? रिपेयर, ग्रोथ, ठीक है। ये दोनों भी एक आपका होगा। तो एक सेल से दो सेल होने के लिए ग्रोथ और रिपेयर, आपके बॉडी के सेल्स जब डैमेज होते हैं तो दूसरे सेल्स उसको रिप्लेस करते हैं। फॉर दैट ऑल्सो यू नीड प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपके प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो इसी से होती है, ठीक है। ओके ओके ओके।
अ ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपका भाई साहब एक ट्रेट है जो इनहेरिट हुआ है। देखो पहला, प्योर टॉल को हमने प्योर डॉफ के साथ ब्रीड करवाया। जब हमने ब्रीड करवाया तो आपको भाई साहब 4 स्पीशीज मिले। एक भाई साहब आपका प्योर टॉल, ठीक है, दैट इज होमोजाइगोस टॉल, दिस इज हेट्रोजाइगोस टॉल, हेट्रोजाइगोस टॉल, हेट्रोजाइगोस टॉल, ठीक है, क्लियर है? ये क्या गड़बड़ है भाई साहब? ये तो ओके, हाँ ये क्या है? F2 जनरेशन का कर लिया हमने, ओके ठीक है ठीक है। तो F1 जनरेशन में हमने देखा भाई साहब, F1 जनरेशन में हमको सबको सब ये मिले। F2 जनरेशन में हमको क्या मिला? टी 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 एंड फाइनली टी टी, ठीक है। सो आपको 3:1 मिल गया फिनोटाइप रेशियो। यहाँ पे भाई साहब 4:0 था फिनोटाइप रेशियो, और जीनोटाइप रेशियो भी आपका क्या था? 4:0 था। यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा बोलो? 1:2:1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? हाँ ये गलत लिखा है, ठीक है ओके। सो यहाँ पे देखो ट्रेट क्या हुआ था? इनहेरिट हुआ था लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ था, ठीक है। इनहेरिट हुआ था लेकिन ना ही फिनोटाइप रेशियो में। जीनोटाइप रेशियो में हम बता सकते हैं इनहेरिटेंस, लेकिन फिनोटाइप रेशियो में हम बता नहीं पा रहे। ट्रेट इनहेरिट हो गया है, लेकिन ये हुआ था आपका F1 जनरेशन में। F2 जनरेशन में भाई साहब आप बता पा रहे हैं, फिनोटाइप रेशियो आपको मिल गया है। सो यू आर सीइंग अ ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, आउट हियर, बिकॉज दिस जो लुप्त प्राय दिख रहा था आपको एक्चुअली है, वो आपके आप को एग्जिबिट कर पा रहा है ओनली व्हेन द डोमिनेंट कैरेक्टर और ट्रेट इज मिसिंग। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। In human beings, the statistical probability of either getting a male or a female child is 50%. Give reasons and explain. तो आपका भाई साहब देखो, अगर ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिस इज मेल, ठीक है, एंड दिस इज फीमेल, ठीक है, दिस इज फीमेल विच इज XX, ये वाले जीन्स हैं। अभी इनका क्या होगा भाई साहब? स्प्लिट अप होगा, ठीक है। सो दिस विल बी X एंड Y, और इनका भी भाई साहब 2 गैमेट्स में स्प्लिट अप होगा X एंड X। अभी जब कॉम्बिनेशन हो रहा है तो ये दोनों एक्सेस का अगर कॉम्बिनेशन हो गया, सो दिस इज XX विच विल बी व्हाट? विच विल बी अ गर्ल, ठीक है, क्लियर है? ये Y और इस X का अगर कॉम्बिनेशन हुआ तो ये हुआ XY विच विल बी अ बॉय, ठीक है। ये X और इस X का कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या हो जाएगा? अगेन दिस विल बी अ गर्ल, ठीक है। ये Y और इस X का अगर कॉम्बिनेशन हुआ, नहीं इस X का ना, सॉरी, इस X का अगर कॉम्बिनेशन हुआ तो अगेन XY, सॉरी हाँ XY विच इज बेसिकली अ बॉय, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे 4 सैंपलिंग में 2 पॉसिबिलिटीज आपकी गर्ल की है और 2 पॉसिबिलिटीज आपकी बॉय की है। तो आपका 50% पॉसिबिलिटी क्या होगा? ऑलवेज, ठीक है, 50% चांसेस ऑफ ईदर बॉय टू बी बॉर्न और 50% चांसेस ऑफ ईदर अ गर्ल टू बी बॉर्न, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस विल ऑलवेज बी द केस, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी द केस। अ चाइल्ड हु इनहेरिटेड X chromosome from his father would be a girl, while a male child who inherits a Y chromosome from the father would be a boy. Since the sex of a child is determined by what she inherits from father, therefore the probability of getting either a male child or a female child is 50%. तो एक मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड का probability जो है वो 50% ही होगा, ठीक है। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट? तो अगर 50% पॉसिबिलिटी है तो हमारे इंडिया में ये रेशियो क्यों है? 940 फीमेल्स टू 1000, बहुत ही बिगड़ा हुआ सेक्स रेशियो है ये। आपके ब्राजील का सेक्स रेशियो कितना है? हाँ ऑलमोस्ट इक्वल से ज़्यादा है, ठीक है, 1040 या 60 कुछ है टू 1000 मेल्स, ऐसा है, ठीक है। सो द रीज़न वाई दिस हैज़ हैपेंड इज़ बिकॉज हमारे लिए लड़का ही इनकम सोर्स है और भ्रूण हत्याएं हुई हैं, फीमेल इन्फेटिसाइड हुआ है, जिसके वजह से ये रेशियो बहुत बिगड़ा हुआ है, ओके। When Mendel cross-pollinated a pure male tall pea plant with a pure female dwarf pea plant, he got only tall pea plants in the F1 generation, ठीक है। तो सिर्फ tall pea plants मिले। कौन सा tall pea plants? जिनका कॉम्बिनेशन भाई साहब ये था,
ठीक है। व्हेन F1 टॉल प्लांट्स वे सेल्फ पॉलिनेटेड, मतलब आपका TT इंटू TT ऐसा वाला किया आपने, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया भाई साहब, रेशियो 3:1। द ट्रेट ऑफ ड्रॉपनेस वाज प्रेजेंट इन F1 जनरेशन, तो ये भाई साहब F1 जनरेशन में प्रेजेंट था, बट वाज नॉट एक्सप्रेस्ड एंड ओनली ट्रेट ऑफ टॉलनेस वाज एक्सप्रेस्ड। द कैरेक्टर विच गेट्स एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म इज टर्म्ड एज डोमिनेंट ट्रेट। तो जो देखो ये T और ये T, ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, एक टॉल है एक ड्वार्फ है। सो द कैरेक्टर विच गेट्स एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म इज नोन एज द डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। वो कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है इवन इफ इट्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद इट इज कॉल्ड द डोमिनेंट फॉर्म, ठीक है। एंड द कैरेक्टर विच इज इनकेपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ in the presence of dominant characteristic form is known as the recessive character, ठीक है। Okay, the trait which remains unexpressed in the presence of its contracting form, ठीक है, contrasting form is known as a recessive trait, ठीक है। Okay, defined genetics, who is regarded as the father of genetics, name the plant on which he performed his experiment. So genetics basically is what, the branch of biology that deals with the study of हेरिटरी एंड वेरिएशन, ठीक है। आप बायोलॉजी के जितने भी स्ट्रीम्स हैं वो अगर आप देखोगे ना, जेनेटिक्स जो है वो सबसे लास्ट में उसकी स्टडी चालू हुई, और इसका एक मुख्यतः कारण ये है कि हमारे रिलीजियस माइथोलॉजीज में सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। किसी को 15 बच्चे हो रहे हैं तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही चले आ रहा है। जेनेटिक्स की स्टडी बहुत लेट में इवॉल्व हुई। इसका एक कारण तो ये था कि मेंडल ने जो काम किया था वो किसी के हाथ नहीं आया 100 सालों तक। बाद में पता चला कि भाई साहब ऐसा बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है, और वो भी एक चर्च के बैकयार्ड में एक सिंगल इंसान ने किया है, अपनी रिकॉर्डिंग्स उसने डाली हुई है, लेकिन किसी ने देखा नहीं, ठीक है। तो ये आपका मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत दिनों तक लुप्तप्राय था। और दूसरी बात ये कि जेनेटिक्स जो स्टडी है, जेनेटिक्स की स्टडी एक्चुअली थोड़ी सी एंटी रिलीजन है। सारे रिलीजन्स में माना गया है जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, हो भी रहा होगा, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन उनका भी एक फॉर्मेट है। साइंस सिर्फ इतना बोल रहा है कि भगवान है या नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन चीज़ें फॉर्मेट से चल रही हैं। ये फॉर्मेट है भाई साहब, ठीक है। टॉल और डॉफ में भाई साहब ये कॉम्बिनेशन से यही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड बाय साइंस, ठीक है। तो ये मतलब क्योंकि रिलीजियस जो माइथोलॉजीज थी या रिलीजियस जो आपके बिलीफ सिस्टम्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनके अगेंस्ट में बोलना मतलब बहुत बड़ा पंगा लेना होता था। डार्विन की जब थियोरी आई तो बहुत बड़ा पंगा हो गया पूरे कम्युनिटी में, ठीक है। पंगा हो गया मतलब सब लोग बोले अरे ये कौन पागल है, ये किसने, लेकिन उन्होंने भाई साहब एक एक चीज जब कंसिडर की गई तब लोगों ने देखा कि हाँ यार ये जो बंदा बोल रहा है वो सही है। डार्विन की थियोरी को एक्सेप्ट करते करते एक्चुअली 20 से 25 साल लग गए। इतने साल डार्विन को खूब अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं लगे थे, ठीक है, या उस बुक को लिखने में नहीं लगा था। सो व्हेन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बेसिकली रिलीज हुई तो बहुत बड़ा हंगामा मचा कि ये कौन है, ये पागल की तरह बातें कर रहा है, ही इज एंटी क्रिश्चियन या ही इज एंटी रिलीजन, ऐसा, ठीक है। लेकिन वो तो अपने साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जेनेटिक्स की स्टडी है वो बहुत लेट स्टार्ट हुई है, अराउंड 1940s में। और ऐसा माना जाता है कि अगर हमने ये जेनेटिक्स की स्टडी बहुत स्टार्ट में कर ली होती तो आज हम बहुत सारी बीमारियों से मुक्त होते। बहुत सारी बीमारियां जिनसे हम जूझ रहे हैं, ठीक है, आज की तारीख में शुगर से, डायबिटीज से और पता नहीं क्या क्या, जिनका जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, एस्थमा है, ठीक है, आपका क्या कहते हैं ये एनीमिया है, ये सारे जो खतरनाक बीमारियां हैं, जो जेनेटिक बीमारियां हैं, अगर हमने जेनेटिक्स की स्टडी बहुत पहले ही चालू की थी तो शायद इनका हम निवारण पा गए होते, ठीक है। वी वुड हैव बेसिकली गॉट इट। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है, और इन्होंने भाई साहब किस प्लांट को चुना, गार्डन पी को चुना। ये देखिए तुम्हारे भ्राता श्री जा रहे हैं, साहिल मुनकर। ओके, तो यहाँ पे ग्रेगर मेंडल ने इन्होंने किसको चुना, गार्डन पी को चुना। वाई गार्डन पी, व्हाट वर द रीजंस? ओके, फास्ट लाइफ, शॉर्ट लाइफ स्पैन बोल सकते हैं, और क्या, हाँ, आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो दिखते हैं। मतलब टॉल अगर डॉप बोला तो ऐसा नहीं कि टॉल इधर है डॉप इधर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर वेरी मच एविडेंट टू नेकेड आई, ठीक है। आप मतलब एक कोई
राह चलते इंसान को भी अगर पूछेंगे कि भाई साहब तुमको ये क्या दिख रहा है, तो वो बोलेगा टॉल और ये डॉफ, ठीक है। तो द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर वेरी मच एविडेंट। और क्या था भाई साहब आपका? फी होता है वो अच्छे से दिखता है, नहीं नहीं, हाँ, डिजीज एस्टेंट, डिजीज एस्टेंस इज नॉट, नो नॉट डिजीज एस्टेंस। डिजीज एस्टेंस तो आप बनाते हैं, आपको एक बार जेनेटिक समझ में आ गया तब आप हाइब्रिड स्पीशीज को डिजीज रेजिस्टेंट बनाते हैं। आपका एक था शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, मतलब लगभग 3-4 महीनों में वो अपना स्पैन खत्म कर लेता है, तो एक साल में आप 4 बार सैंपलिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। कॉन्ट्रैक्टिंग, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है वो बड़े मतलब एविडेंट टू ऑल है। द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर वेरी मच एविडेंट टू ऑल। और क्या है भाई साहब? वेरी लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बहुत कम स्पेस है। जितनी बार भी मेंडल ने सैंपलिंग की है 1000 प्लांट्स की है, और आप समझ लो ये 1000 प्लांट्स कोर्ट, उनका जो चर्च था उसके बैकयार्ड में वो ग्रो करते थे, मतलब इतना सा चिंटू सा जगह था जिसमें उन्होंने 1000 प्लांट्स की स्टडी की। तो बहुत कम जगह पे ही ये इनकी स्टडी की जा सकती है। यू वुड नॉट नीड अ ह्यूज प्लेस इन ऑर्डर टू मेक एन इफेक्टिव सैम्पलिंग एंड स्टडिंग, ठीक है। ये सारे तमाम फीचर्स हैं, ये सारे तमाम चीजें हैं। और क्या है भाई साहब? एनीथिंग एल्स? क्रॉस और सेल्फ दोनों भी आप आराम से करवा सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें दोनों भी होता है, सेल्फ भी होता है और क्रॉस भी, ठीक है। तो यस, सेल्फिंग और क्रॉसिंग दोनों भी हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है पी में, और क्रॉस पॉलिनेशन भी। इससे आपको भाई साहब सैंपलिंग में वैरायटी मिलेगी, ठीक है। एनीथिंग एल्स? बस ही, ओके, चलिए भाई साहब। Garden pea plants were easily available. They grow in one season. Fertilization was easy. Fertilization easy क्योंकि आपका क्रॉस और सेल्फ दोनों भी होता है, ठीक है। ओके ओके ओके। नेम द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल के टाइम पे क्या बोलते थे? मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर्स बोला था, ठीक है। He called them as factors. बाद में इसको जीन्स बोला गया। पहले हम फैक्टर्स बोलते थे मेंडल के टाइम पे, और इसको बाद में नाम दिया गया क्या? जीन्स, ठीक है। ओके, सो दिस बिकेम द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन कैरी आउट होता है, दैट हैपेंस विद द मीडियम ऑफ जीन्स, ठीक है। ओके, हाउ आर इनहेरिटेड ट्रेट्स डिफरेंट फ्रॉम एक्वायर्ड ट्रेट्स? वही घिसा पिटा क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स का डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखोगे बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। सो एक्वायर्ड ट्रेट्स आर दोज ट्रेट्स व्हिच कैन नॉट बी passed from one generation to the next generation. Acquired traits are basically traits which refer to the qualities acquired during the lifetime of a person, ठीक है, by his own abilities, ठीक है, and experiences. The traits that are obtained from parents are known as inherited traits. Fused and free earlobes. कुछ लोगों के कान देखो ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, ये, और कुछ लोगों के फ्री होते हैं। तो ये जो ये भी एक ये भी इनहेरिटेंस की वजह से होता है। दिस इज ड्यू टू इनहेरिटेंस, ठीक है, दिस इज ड्यू टू इनहेरिटेंस। ओके, द ट्रेट्स दैट डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल आर एक्वायर्ड ट्रेट्स। अभी कान में जो आप ये छेदा करके ये जो टुंडली लगाते हैं, ठीक है, ये आपके जब बच्चे पैदा होंगे तो उनका ऐसा रेडीमेड नहीं आएगा, है ना, उसको भाई साहब करना पड़ेगा। क्लियर है? सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव डन इन ऑल थ्रू योर लाइफ। सारी औरतों का भाई साहब यहाँ पे कान का छेदा ही होता है, लेकिन क्या उनके बच्चे ऐसा रेडीमेड आते हैं? नहीं, ठीक है। सो दैट इज नॉट पास्ड ऑन, ठीक है, दैट इज नॉट पास्ड ऑन, दैट इज नॉट एन इनहेरिटेड ट्रेट, इट्स एन एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है। ओके, कोई रेसलर है भाई साहब, उसने भाई साहब बहुत कड़क मेहनत की है, डाइट पे गया है और उसने अपना मस्कुलर बॉडी बनाया है, क्या उसके बच्चे भी भाई साहब मस्कुलर होंगे? जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, होंगे ही नहीं, ठीक है। दे विल बी हैविंग देयर ओन फेस। अगर उनको मस्कुलर बनना है तो उनको भी उसी रिगरस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा जो उनके पापा ने किया था, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? लामार्किज्म, अच्छा, इनका सवाल क्या है भाई साहब? ये बोल रहे हैं कि लामार्किज्म में तो आप बोलते हो कि एक हॉर्स है जो भाई साहब जिसको खाना नहीं मिल रहा था और उसने अपनी गर्दन ऊंची की और धीरे धीरे वो जिराफ में परिवर्तित हुआ। तो अगर ऐसा है तो एक्वायर्ड ट्रेट तो यहाँ पे इनहेरिटेड ट्रेट बन रहा है। इनका प्रश्न समझ में आ रहा है भाई साहब? सारे घास खत्म हो गए, ऐसा हमारा मानना है,
ठीक है, हम कोई कैमरा लगा कर बैठे नहीं हुए थे कि घोड़े से जिराफ बना कैसे, ठीक है। ऐसा हमारा मानना है कि इतना लंबा एक गर्दन वाला प्राणी बना कैसे और क्यों बना रहेगा, ठीक है। तो मानना है कि वैसा पहले के जंगली घोड़े जो थे उनके वो घास चढ़ते 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 उनका पूरा जब घास खत्म हो जाता था तो उनका अटैक होता था पेड़ों पे, पेड़ों के लीव्स खाने के लिए। तो ऐसे पेड़ों पे वो गर्दन ऊंची करके उनके लीव्स खाते थे। तो गर्दन ऊंची करते 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 जीन्स में पास होते 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 एक फाइनली एक क्रीचर बन गया जिसका नाम पड़ा जिराफ। दैट इज कॉल्ड लमार्किज्म, ठीक है। लमार्किज्म ऐसा बोलते हैं और इनकी थियोरी को हम पूरा पूरा खारिज नहीं कर सकते, ठीक है। एवोल्यूशन जब हम देखते हैं तो इनकी थ्योरी को पूरा पूरा खारिज हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि दैट इज हाउ इट इज। अभी देखो हमारे पास एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसको अपन अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है वो हमारे अंदर बहुत बड़ा शेप का था पहले, ठीक है, और वो प्राइमरली यूज होता था ये घास पत्ते जब हम खाते थे रॉ फूड उसको डाइजेस्ट करने के लिए, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। आज की तारीख में वो सिकुड़ गया है भाई साहब, टुन्नू सा हो गया है। इनफैक्ट हमारे शरीर में उसका कोई काम नहीं है। अगर वो भाई साहब टॉक्सिक हो जाता है तो इमीडिएटली ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को याद है मैं जब बोर्ड का एग्जाम दे रहा था क्लास 10th में, तो एक बंदे को इतनी जोर से मतलब पेट में दर्द होने लगा कि उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया और ऑपरेशन करना पड़ा। उसका जो अपेंडिक्स था वो एक्सप्लोसिव हो चुका था, ठीक है, मतलब एक्सप्लोसिव हो चुका था, मतलब अगर उसका ऑपरेशन ना किया जाता तो मर जाता था, ठीक है। सो इतना सिवियर पेन होता है, लेकिन आज की तारीख में तो बहुत आराम से इसको रिमूव किया जाता है, देयर इज नो, ठीक है। खैर, तो मेरे कहने का मकसद यही है कि लामार्किज्म और ये जो मेंडल का थियरी है ये क्लैश है, ठीक है। लामार्किज्म को हम पूरी तरह खारिज नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये जरूर पाया गया है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके इनहेरिटेड ट्रेड्स जाते नहीं है, मतलब एक्वायर्ड ट्रेड्स कभी इनहेरिटेड ट्रेड्स नहीं बनते हैं। हाँ, ऐसा माना जा सकता है कि भाई साहब ऐसे ही किसी प्राणी का मतलब एवोल्यूशन हुआ रहेगा, ठीक है। किस रीजन से ऐसा हुआ है ये पूरा पूरा प्रूव नहीं किया जा सकता। जैसे भाई साहब जब क्या कहते हैं आपके डार्विन साहब गए, ठीक है, व्हेन ही वेंट टू, एक्चुअली 2 आइलैंड्स थे, गैलापागोस और उसके आगे ही था मैडागास्कर, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड तक ये गए, मैडागास्कर तक अभी उस टाइम पे भाई साहब जीपीएस थोड़ी होता था और उस टाइम पे भाई साहब लोकेशन क्या है कुछ मालूम नहीं था। वो गैलापागोस आइलैंड में गए और उन्होंने अपनी सारी खोजबीन जांच पड़ताल यहाँ पे चालू की। ऐसा बोला जाता था कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर थोड़ा सा आगे जाते वो तो ज्यादा स्पीशीज की स्टडी हो पाती और शायद उनकी थियोरी में और भी ज्यादा कुछ मिल पाता हमें, ठीक है। लेकिन जो भी उन्होंने किया, उनको भाई साहब एक फूल मिला वहां पे और ये फूल कुछ ऐसा था सर, लंबा टाइम इस तरीके का फूल था, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर इस तरीके का फूल है तो जरूर इस तरीके का कोई तो प्राणी होगा, चाहे वो बर्ड हो चाहे कोई इंसेक्ट हो, जो इस फूल के नेक्टर को खाता हो और जिसकी चोंच इतनी लंबी हो। अब ये बर्ड हो या कोई भी प्राणी हो, ऐसा इन्होंने काल्पनिक रूप से बोला कि ऐसा अगर है नेचर में, इस तरीके का फूल अगर है नेचर में, तो इसके नेक्टर को खाने के लिए प्रोबोस्किस इतना लंबा होना चाहिए, कोई एक ऐसा इंसेक्ट होना चाहिए जिसका वैसा प्रोबोस्किस इतना लंबा हो, ठीक है। और उस टाइम पे पाया नहीं गया, लेकिन कुछ सालों बाद एक्चुअली मैडागास्कर आइलैंड में इस तरीके का एक प्राणी पाया गया जिसका प्रोबोस्किस इतना लंबा था, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जिराफ की गर्दन आपको इतनी बड़ी दिख रही है तो आप शायद परिकल्पना कर रहे हो, या लामार्क ने ये बोला कि ये इवॉल्व हुए घोड़े से, ठीक है, घोड़े से वैसा वैसे वो, जैसे हम भी जंगली प्राणियों से हम भी इवॉल्व हुए एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो हमारा जैसा एवोल्यूशन हुआ तो ऐसे इनका भी एवोल्यूशन हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन बॉटम लाइन आज भी वही करेक्ट है कि आपके एक्वायर्ड ट्रेड्स कभी भी इनहेरिटेड ट्रेड्स नहीं हो सकते। ये जस्ट एक थियरी है, ये एक थियरी है जो स्टैब्लिश नहीं हुई है। तो आप जब कोई चीज पढ़ते, जैसे आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है, उसमें पहले भाई साहब आपका आया डाल्टन का, फिर आया थॉमसन का, फिर आया रदरफोर्ड का, फिर आया नील्स बोर का। तो इन तमाम चीजों में आप बोलेंगे कि भाई साहब उठाकर जो मेन है उसको ही पढ़ लो ना, काहे तुम स्टेप वाइज जा रहे हो। स्टेप वाइज आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके टाइम पे उनके पास जितने रिसोर्सेस अवेलेबल थे उसके हिसाब से ये नॉलेज भाई साहब उन्होंने प्रस्तुत किया। और थॉमसन या रदरफोर्ड भी अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते थे अगर उनको मालूम नहीं होता कि एटम बोल के कुछ एग्जिस्ट करता है, जो डाल्टन ने 100 साल पहले प्रूव किया था।
ठीक है। सो दैट इज हाउ थियरीज आर कनेक्टेड। तो आपको ऐसे थियरी मिलेंगे कि हाँ अभी तो आपने बोला लेकिन लमार्क तो ऐसा बोलता है, यस वो भी अपना थियरी जो बोल रहा है उसको भी हम पूरा पूरा खारिज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे डाल्टन की थियरी एटम के रिलेटेड आज की तारीख में 80% कैंसिल हो चुकी है, लेकिन 20% अभी भी वैलिड है, 20% ऑफ दैट थियरी स्टिल वैलिड, ठीक है। व्हाटएवर ही इज सेइंग कि भाई एटम आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम एक एलिमेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आज भी वो भाई साहब सही है, ठीक है। और वो स्पेरिकल होता है, ये आज भी सही है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस पीपल? तो लामार्क बोल जो रहे हैं उसको हमने पूरा पूरा इग्नोर भी नहीं किया है, लेकिन ये तथ्य है या ये सत्य है कि भाई साहब आपके एक्वायर्ड ट्रेड्स कभी इनहेरिटेड ट्रेड्स नहीं बन सकते, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेड्स कैन नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू इनहेरिटेड ट्रेड्स। अभी कौन सा प्राणी कैसे इवॉल्व हुआ ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। शो इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स ओवर टू जनरेशंस by making a cross between round yellow seeded plant and wrinkled green seeded plant। आपको क्या लगता है कि आप अपने पूर्वजों से ज्यादा स्ट्रांग हैं या वीक? वीक हैं, क्या कारण हो सकता है इसका? हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा था, वो उसी तरह से हमारे मसल पावर कम हो रही थी। और क्या फैक्टर्स हैं आपके मसल पावर के कम होने की? खाना पीना। तो आपका जो मसल पावर, आपका जो बॉडी इवॉल्व हुआ है आज की तारीख में, जो मॉडर्न मैन है, ठीक है, इसका ब्रेन डेवलप है डेफिनेटली, ठीक है। तो ब्रेन जैसे जैसे डेवलप होता गया, आपका बॉडी का जो मैक्सिमम एनर्जी भाई साहब ब्रेन को मेंटेन करने में आपके बॉडी का 25% एनर्जी, 25 या 25% से ज़्यादा एनर्जी लगता है, इसीलिए इसको यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को इतना एनर्जी दे रहे हैं और उससे कुछ ले नहीं रहे हैं तो बेकार का धंधा हो गया वो, तो है ना। तो आप जो भी खाना पीना खा रहे हैं उसका 25% एनर्जी आपका ब्रेन कंज्यूम करता है और बाकी 75% आपका बॉडी, ठीक है। जबकि बॉडी का 25% आपका साइज हिसाब से ब्रेन नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट, ठीक है। लेकिन आपका 25, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन होता गया, हमारा ब्रेन एक्टिविटी बढ़ता गया, हम ब्रेन के अलग स्तरों तक पहुंचते गए और ब्रेन का एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ता गया हमारा भाई साहब, और इसीलिए जो एक मस्कुलर इंसान हुआ करता था पहले, वो सिकुड़ता गया और शायद और भी सिकुड़े, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन का एक्टिविटी बढ़ता जा रहा है और हमारे बॉडी का एनर्जी जो मसल पे जाता है, जो अलग ऑर्गन्स पे जाता है, वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा और क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द अदर रीजन? हमारे जो खाने पीने की टेंडेंसी, अभी देखो हम जो भी आज की तारीख में खा रहे हैं, ठीक है, पहले के ज़माने में हम क्या करते थे? वी यूज टू ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, है ना, जो भी जंगल में मिलता था वही खाते थे, हमारा कोई रिफाइन नहीं। अभी हम भाई साहब चावल ही खाएंगे, रोटी ही खाएंगे, सब्जी ही खाएंगे, ये सारी चीज़ें ही खाएंगे, ठीक है। तो हमारा बॉडी भाई साहब एक लॉकिंग मोड में चला जाएगा, इट विल नॉट इवॉल्व एनी मोर, ठीक है। ये एक है भाई साहब, फूड का एवोल्यूशन ऐसे हुआ है, हमारा फूड का एवोल्यूशन से हमारा एक भाई साहब इससे जुड़ा हुआ, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड। इंसानी एवोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको कभी एक बुक सजेस्ट करूंगा, उसको पढ़िएगा, उसके ऊपर इंसान कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे स्टेजेस में। थोड़ा लंबा बुक है, थियोरेटिकल है, कोई कहानी वाली बुक नहीं है, इसीलिए शायद आपको पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ हो, लेकिन उसमें पूरा एवोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। एक एक स्टेज में दिया हुआ है, कैसे कौन सा स्पीशी आया, कैसे भाई साहब स्पीशीज़ में स्ट्रगल हुआ, कैसे भाई साहब उनको सोसाइटी में रहना मतलब पसंद आया, ठीक है। उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी हुई है, मतलब अच्छी चीज़ें मतलब जो चीज़ें आज की तारीख में आप जिस तरह से आपका खाना पीना डिज़ाइन हुआ है, ये सारा उसी से है। जैसे जैसे हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे हमारा बॉडी वीक होता गया, और बॉडी अगर वीक होता गया तो जो उपद्रवी जानवर है या जो भाई साहब स्ट्रॉन्ग जानवर हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, इन सब से हमारा भिड़ना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो जब ये लोग किसी चीज़ का शिकार करते थे और हम जब एप्स थे तो हम देखते थे कब भाई साहब इनका खाना पीना हो जाए, क्योंकि हम इनसे नहीं भिड़ सकते, हमारा बॉडी वीक हो चुका है। हमारा बॉडी वीक क्यों हो चुका है? क्योंकि हमारी ब्रेन एक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब हम जो भी खा रहे हैं वो सब इधर जा रहा है, हमारा ये सब खत्म हो रहा है, ठीक है। सो वी कैन नॉट फाइट विद देम, दे आर मस्कुलर, दे आर मोर स्ट्रॉन्ग एंड दे विल बी इजीली एबल टू डिफीट अस। सो वी यूज टू वेट फॉर देम टिल द फिनिश ऑफ द एंटायर थिंग। उसके बाद जो हड्डियाँ बचती थी, उन हड्डी में से हम बोन मैरो निकालते थे और खाते थे, और वही सिस्टम आज भी चला आ रहा है, अभी भी हम खाते हैं, है ना। मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन मैंने देखा है जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो हड्डियों के अंदर का चीज़ खाते हैं, विच इज़ बेसिकली बोन मैरो, ठीक है। ये सिर्फ इंसानी स्पीशीज़ खाते हैं और कोई नहीं खाता,
कोई भी नहीं खाता, ना शेर खाता है, ना भाई साहब जितने भी आपके कार्निवोरस एनिमल्स हैं, दे नेवर फीड ऑन दिस, ठीक है। आप बोलोगे कुत्ता तो हड्डी चबाता है, लेकिन कुत्ता हड्डी चबाने का रीजन उसका कुछ और है। कुत्ता जो हड्डी चबाता है वो बोन मैरो के लिए नहीं चबाता है, वो एक परसेप्शन है, ठीक है। कुत्ता जब हड्डी चबाता है उसको अच्छा लगता है, अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हड्डी जो है वो शार्प एजेस का होता है, और जब उसके माउथ में जाता है तो वो कट जाता है, उसका जीभ कटता है, उसके बाद सब चीज़ें कट और उसका ब्लड निकलता है, और वो ब्लड उसको अच्छा लगता है, वो खुद का ही ब्लड खा रहा है एक्चुअली, दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। वरना हड्डी में क्या रखा है, मांस मत जाता है नहीं, हड्डी में क्या रखा है, अगर कुत्ता हड्डी चबा रहा है तो इसलिए चबाता है, बाकी कोई भी प्राणी आपका हड्डी नहीं चबाता है। हम हड्डी के अंदर से बोन मैरो, हमारा ये जो फूड हैबिट में हमारा आया, यहाँ से आया, दिस इज हाउ वी गॉट इट, ठीक है। सो थिंग्स आर कनेक्टेड पीपल, हमारा पूरा जो एवोल्यूशनरी चीज है वो इन सारी चीजों से कनेक्टेड है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन दैट हैज हैपेंड, ओके। और दूसरा चीज हमारा वीक होने का एक और है, आज की तारीख में हम बात करते हैं किसकी, स्पेशलाइजेशन की, ठीक है। अगर आप भाई साहब एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का ही काम करेंगे, अगर आप भाई साहब इंजीनियर है तो इंजीनियर का काम करेंगे, आप भाई साहब पुलिसमैन है तो पुलिसमैन का ही काम करेंगे, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो इंसान है घर पे वो भाई साहब पानी भरने के लिए नदी में जाता था, शिकार भी करता था, और फिर भाई साहब खाना भी पकाता था, ठीक है। तो ये सारे तमाम काम करता था, तो बिकॉज ऑफ विच हिज बॉडी वॉज वेरी अडेप्टिव। आज की तारीख में हमारे स्पेशलाइजेशन के चलते हमारा ब्रेन और हमारा बॉडी एक ही काम कर रहा है। हाँ, हो सकता है हमारा क्वालिटी उस काम में बढ़ रहा हो, लेकिन हमारे ब्रेन का प्रोग्रेस और हमारे बॉडी का प्रोग्रेस लॉक हो जाता है, इट गेट्स लॉक्ड, ठीक है। एक अगर आप एक ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो 25 साल से मेडिकल कर रहा हो या डॉक्टर है, आप उससे अगर अकेले में पूछेंगे ना, भाई तू खुश है, वो बोलेगा नहीं, 101% यही बोलेगा, हाँ शायद पैसे आ रहे हो, हाँ शायद मेरा घर बसा हुआ है, हाँ शायद चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन वो बोलेगा कि आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि 25 साल से वो सिर्फ मरीजों को देख रहा है। लोग उसके पास दुख दर्द लेकर आते हैं और वो उनको दवाइयाँ देता है, यही चल रहा है उसके जीवन में। आप सोचिए 25 साल तक। सो दिस गेट्स लॉक्ड, योर बॉडी एवोल्यूशन गेट्स लॉक्ड। ये एवोल्यूशन, इसका मतलब आज की तारीख में हम बोल सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन जो है वो आपके एवोल्यूशन को कहीं ना कहीं स्टॉप करता है, ठीक है। एवोल्यूशन को कहीं ना कहीं स्टॉप करता है, बिकॉज यू डोंट थिंक बियॉन्ड योर जॉब, यू डोंट थिंक बियॉन्ड योर स्पेशलाइजेशन। तो वो उसमें हम आगे जा सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड और हम कुछ कर नहीं रहे, दैट इज वन थिंग, ओके। तो यहाँ पे देखो राउंड और येलो सीड्स को भाई अगर हम करते हैं तो 9:3:3:1 का रेशियो आता है। शो इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर्स ओवर 2 जनरेशंस बाय मेकिंग अ क्रॉस बिटवीन राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड प्लांट। तो ये आपका भाई साहब हो गया F1 जनरेशन आया भाई साहब, और ये आ गया आपका भाई साहब 9:3:3:1। ये किस टाइप का क्रॉस है, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस इज दिस? हाँ, डाई हाइब्रिड, ठीक है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंट जहां पे होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। In a cross between plants with purple flowers and plants with white flowers, the offspring of F1 generation all had white flowers. When the F1 generation was self-crossed, it was observed in F2 generation that out of 100, 75 flowers were white. ठीक है, make a cross and answer the question. तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो white flowers हैं, this is dominant, 75 flowers are white. आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया नहीं है कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव, लेकिन क्योंकि 75 फ्लावर्स आर वाइट, ऑब्वियसली यही भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, ठीक है। वाइट फ्लावर्स को आप पर्पल फ्लावर्स के साथ जब क्रॉस ब्रीड करा रहे हो तो F2 में क्या क्या आएगा आपका, वाइट, प्योर वाइट, होमोजाइगोस वाइट एंड होमोजाइगोस भाई साहब आपका पर्पल, ठीक है। ये 3 स्पीशीज आएंगी, ठीक है। और फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 9:3:3:1, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब हो गया 3:1। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझम नहीं, 9:3:3:1 नहीं आएगा, 1:2:1, ठीक है। क्लियर है, ओके। In one of his experiments with pea plants, Mendel observed that when a pure tall pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant in the first generation F1,
ओनली टॉल प्लांट्स अपीयर। तो टॉल प्लांट्स जो आएंगे वो कहां से आएंगे भाई साहब, आपके टी का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस टू द ट्रेड्स ऑफ द डॉग प्लांट्स इन दिस केस, इट स्टेज इन अ सप्रेस्ड कंडीशन, ठीक है। ये भाई साहब रिसेसिव है, इसीलिए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इट विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो आपका भाई साहब ये पेरेंट है भाई साहब, ये गैमेट्स हो गए, ठीक है। ये आपका F1 जनरेशन हो गया। द डॉफ ट्रेड्स ऑफ द प्लांट्स इज नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट टॉल ट्रेड, ठीक है। टॉल डॉफ और ये हो गया भाई साहब, तो टॉल और डॉफ का रेशियो कितना हो गया, 3:1। When F1 generation plants were self-fertilized, he observed that in the plants of second generation F2, both tall plants and dwarf plants are absent. Why it happened? In the F2 generation, both the tall and dwarf traits were present in the ratio of 3:1. This showed that the traits for tallness and dwarfness are present in the F1 generation, but the dwarfness, being a recessive trait, does not express itself in the presence of tallness, the dominant trait. तो भाई साहब dominant trait के presence में recessive trait अपने आप को express नहीं कर पा रहा है। In the presence of a dominant trait, the recessive trait is not able to express itself. ठीक है, हमेशा ये होगा कि तो अगर आपको कोई ट्रेट दिया गया और बोला गया है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो डेफिनेटली डोमिनेंट होगा, ठीक है। How did Mendel interpret his result to show that traits may be dominant or recessive? ठीक है, Mendel conducted breeding experiments on pea plants. इन्होंने भाई साहब pea plants को चुना। He selected pure bred tall and dwarf plants. तो pure bred tall और dwarf plants को इन्होंने चुना। He cross pollinated as well as self pollinated these plants. In the F1 generation, he obtained only tall plants. Tallness therefore is a dominant trait. तो F1 जनरेशन में जो भी आपको मिलता है वही डोमिनेंट होगा, ठीक है। अगर आपको कभी मतलब एक्सपेरिमेंट करना हो और आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपको जो ट्रेट मिला तो वही आपका डिटरमिनेंट हो जाएगा। दूसरे केस यहाँ पे तो हमको टॉल, एक्सेल, पोजीशन ऑफ फ्लावर ये सब मालूम है। किसी दूसरे स्पीशीज में आपने दो स्पीशीज अलग अलग दिख रहे हैं, इनका आपने ब्रीडिंग करवाया, मतलब स्पीशीज एक ही है लेकिन ये अलग अलग दिख रहे हैं, फीचर्स अलग अलग दिख रहे हैं। जब आपने ब्रीडिंग कराया तो जो रिजल्ट आया, समझ लो इसका आया, तो ये डोमिनेंट ट्रेट हो गया, ठीक है। दैट विल बी द डोमिनेंट ट्रेट। देन ही प्रोड्यूस F2 जनरेशन बाय सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड्स, ठीक है। ही फाउंड दैट 3/4 ऑफ द प्लांट्स वर टॉल एंड 1/4 वर ड्वार्फ। द ट्रेट व्हिच रिमेन्स हिडन इन F1 जनरेशन प्लांट्स इज द रिसेसिव ट्रेट। इसी को अपन बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। लामार्क के ऊपर एक और आंसर मैं आपको दे सकता हूं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट नहीं है, देखो ये मतलब जो स्पीशीज हैं आपकी वो नेचर सपोर्टेड होती हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो नेचर सिलेक्ट करता है क्वालिटीज को, ठीक है। जो क्वालिटीज आपको जिंदा रखे उसको सिलेक्ट करता है, तो इसको अपन डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो इंग्लैंड में आप ये जो पेड़ होते थे, पेड़ पे होता है आपका लिटमस, है ना, जो आपका लिटमस होता है वो पेड़ पे, लाइकेंस बोलते हैं इसको। तो ये लाइकेंस होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइकेंस होते हैं। और इन लाइकेंस को खाते हैं मॉथ्स, तितलियां होती है एक टाइप की, मॉथ्स खाते हैं, ठीक है। और ये जो तितलियां होती है दो टाइप की होती हैं, एक ब्लैक और एक वाइट, दो टाइप की होती हैं, ठीक है। तो जब ये लाइकेंस पे ब्लैक मॉथ्स और वाइट मॉथ्स दोनों भी बैठ रहे हैं, ठीक है, तो वाइट अगर वाइट पे बैठ रहा है, अभी इन मॉथ्स को कौन खाता है भाई साहब, चिड़िया खाती, ठीक है। जब वाइट बैकग्राउंड पे वाइट मॉथ्स बैठ रहे हैं तो चिड़ियों को दिखता नहीं है ऊपर से, लेकिन वाइट पे अगर ब्लैक दिखता है, वाइट पे अगर ब्लैक बैठ रहा है तो वो दिख जाएगा। तो क्या होने लगा कि मतलब ब्लैक मॉथ्स की जो पॉपुलेशन है, ब्लैक मॉथ्स की जो पॉपुलेशन है वो कम होने लगी एज कंपेयर टू व्हाइट मॉथ्स। व्हाइट मॉथ्स, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, नेचर इसको सपोर्ट कर रहा है, नेचर इज सपोर्टिंग द इमर्जेंस ऑफ व्हाइट मॉथ्स। ओके, अभी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो पोल्यूशन बढ़ने लगा, है ना, और जब ये गैसेस एमिट होने लगे तो लाइकेंस मरने लगे, ओके। अभी लाइकेंस जब मरने लगे तो यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड है किसके, ट्री के बार्क का। अभी यहाँ पे एक व्हाइट मॉथ बैठ रहा है और एक ब्लैक मॉथ बैठ रहा है, कौन ज्यादा इजीली स्पॉट हो जाएगा, व्हाइट मॉथ, ठीक है। अभी व्हाइट मॉथ की पॉपुलेशन भाई साहब कम होने लगी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, ठीक है। सो नेचर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, नेचर एक स्पीशी को सपोर्ट कर रहा है और एक को नहीं।
तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सिलेक्ट कर रहा है। आप अगर बोल रहे हैं कि भाई साहब जिराफ इतना लंबा कैसे हो गया, तो नेचर ने इस स्पीशी को ही सपोर्ट किया है, ठीक है, इस स्पीशी को सपोर्ट किया क्योंकि ये एक ऐसा स्पीशी है जो सिर्फ ग्रासलैंड पे डिपेंड नहीं करता है, जो ऊपर पेड़ के पत्तों को भी खाकर अपनी जीविका निर्वाह कर सकता है, तो नेचर ने इसको सपोर्ट किया, ठीक है, नेचर हैज सपोर्टेड इट। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, आज की तारीख में आपके पास कोई ऐसा स्पीशी है जो डायनासोर के भी पहले हो? देयर इज वन स्पीशी स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जो है वो ऑलमोस्ट डायनासोर के पहले के थे, लेकिन अभी तक वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। आज की तारीख में भाई साहब देयर आर मोर देन 1000 स्पीशीज ऑफ स्कॉर्पियंस इटसेल्फ, ठीक है। तो स्कॉर्पियंस जो हैं वो डायनासोर के पहले से हैं। they were able to withstand the high temperatures that happened during the meteoric collision, because of which they survived. Our dinosaurs being so powerful, yet they were not able to survive. तो नेचर ने सिलेक्ट करके रखा था पहले, इनको जिंदा रखना है, इनको नहीं। तो नेचर का सिलेक्शन है वैसा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। In a monohybrid cross between tall pea plants and short pea plants, a scientist obtain only tall pea plants. तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। देखो अभी हम उल्टा जा रहे हैं, इसी को अपन बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस मतलब जैसे आप किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद जो गैसेस निकल रहे हैं या जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उससे आप बता सकते हैं व्हाट वर द रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे रिजल्ट से आपको बताना है, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टॉल पी प्लांट्स and short pea plants, a scientist obtained only tall pea plants in the F1 generation. However, on selfing the F1 generation pea plants, he obtained both tall and short plants in the F2 generation. मतलब आपका 3:1 में आया, ठीक है। On the basis of the above observations with other angiosperms, what are angiosperms? Also, the scientists arrive at a law. Angiosperms are basically plants which have their seeds enclosed within a fruit. ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स विच डू नॉट हैव देयर सीड्स इनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट, ठीक है। इफ यस प्लीज एक्सप्लेन द लॉ। यस द साइंटिस्ट में अराइव एट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है भाई साहब? अगर दो जीन से ट्रेड्स हैं और उनमें से एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव, द डोमिनेंट विल बी परसीव, डोमिनेंट जिंदा रहेगा, ठीक है। यस द साइंटिस्ट में अराइव एट द लॉ ऑफ डोमिनेंस according to which the trait that is expressed in F1 generation is the dominant trait, although both the dominant and recessive traits are present in the F1 generation. In the F2 generation, the recessive traits is also expressed along with the dominant traits. F2 generation में recessive trait भी express हो जाएगा along with dominant traits. Are we clear on this one, people? ठीक है। Different species use different strategies to determine the sex of a newborn individual. It can be environmental cues or genetically determined. Explain the statement by giving example and each strategy. ठीक है? Okay. Environmental cue. In some animals, the temperature at which the fertilized eggs are kept during incubation determines whether the developing animal in an egg is a male or a female. कितने देर तक आपने उसको incubate किया है, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में ये होता है, उसके बिना पे भाई साहब जिस टेम्परेचर पे आपने उसको किया है उसके ऊपर आपका भाई साहब मेल्स और फीमेल्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ अंडे जो देते हैं ओविपैरस एनिमल्स की कहानी है, ठीक है। इन सम एनिमल्स, तो ये आपका एनवायरमेंटल क्यू हो गया, ठीक है। ओके, इन सम एनिमल्स लाइक स्नेल इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, ठीक है। अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम आवर फादर विल बी अ गर्ल एंड वन हु इनहेरिट्स वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर विल बी अ बॉय। जेनेटिकल क्यू है भाई साहब, ठीक है। क्यू मतलब क्या होता है? लाइन, है ना। तो एनवायरमेंटल लाइन के हिसाब से कुछ एनिमल्स में टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हुए जो एग का इंक्यूबेशन है उसके ऊपर से मेल और फीमेल प्रोड्यूस हो सकते हैं। और कुछ में क्या होता है भाई साहब, आपके स्मॉल एनिमल्स लाइक स्नेल इंडिविजुअल कैन चेंज द सेक्स, इंडिविजुअल भाई साहब सेक्स को चेंज कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज जेनेटिकल क्यू क्या है भाई साहब? अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एक्स के साथ अगर एक्स का कॉम्बिनेशन हुआ तो इट विल बी अ गर्ल चाइल्ड, एक्स के साथ अगर वाई का कॉम्बिनेशन हुआ तो इट विल बी अ बॉय, ठीक है। क्लियर है? A pea plant with blue color flower denoted by BB is crossbred with a pea plant with white color flower denoted by WW, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है भाई साहब आपका? What is expected color in the F1 progeny? The blue color flower
एक डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ब्लू कलर, ये वाला भी ब्लू कलर होगा, ये वाला भी ब्लू कलर होगा, और ये वाला आपका व्हाइट कलर होगा। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था यहाँ पे, कहीं कहीं पे एक लॉ आता है जिसको अपन बोलते हैं को डोमिनेंस। ठीक है, ये आपका मेंडल के लॉ से थोड़ा सा डेविएशन है, को डोमिनेंस। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपका ब्लड ग्रुप जो है वो को डोमिनेंस है, जैसे आपके पास ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो ए भी है और बी भी है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके का ही को डोमिनेंस होता है, मतलब मुर्गी होती है ना, मुर्गी, ठीक है, उसमें भाई साहब एक मुर्गी आई भाई साहब ग्रे कलर की, और एक मुर्गी आई भाई साहब आपका वाइट। ठीक है, और एक मुर्गी आई आपकी ब्लू कलर की। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, और ये बड़ा बिक रहा था भाई साहब, ब्लू कलर वाला बहुत धड़ाधड़ बिक रहा था। तो लोगों ने क्या किया, सारे इसको मारने लगे, ग्रे कलर के, सॉरी आपका, हाँ आपके वाइट कलर के वो मारने लगे और ग्रे कलर को प्रोड्यूस करने लगे। उन्होंने बोला कि क्यों ना ब्लू को ही ब्लू से ब्रीड कराया जाए, ब्लू को ब्लू से ब्रीड कराया जाए। लेकिन तब देखा गया कि भाई साहब गलत हो रहा है, फिर से वाइट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका जीन्स रह जा रहा है। इसको अपन अंडालूसियन फाउल बोलते हैं, दिस इज अंडालूसियन फाउल। ठीक है, इसमें भाई साहब आपका क्या हो रहा है कि दो जीन्स एक साथ कंबाइन कर रहे हैं और उनका एक रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ब्लू। तो अभी देखो यहां पे आपका भाई साहब, सॉरी ब्लैक, और ये था व्हाइट। ठीक है, ब्लैक और व्हाइट, और इसका प्रोड्यूस हो रहा है भाई साहब ब्लू। ठीक है, तेरे समझ में आ रहा है ये? तो इन्होंने बोला कि यार ब्लू को ही रखते हैं ना, सारे ब्लैक को और व्हाइट को मार देते हैं, ब्लू का ब्लू के साथ ब्रीडिंग कराएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो ब्लू है ये दोनों के को डोमिनेंस से हो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट के। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। अभी देखो ये जो ब्लू है ये एक्चुअली दोनों भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दोनों अपने आप को, कोई डोमिनेंट नहीं है और कोई रिसेसिव नहीं है, जिसकी वजह से ब्लू कलर प्रोड्यूस हो रहा है, ब्लू कलर हेल्स प्रोड्यूस। नाउ अभी ये ब्लू कलर के इसको हमने क्रॉस ब्रीड कराया, तो बताओ क्या होगा, ये हो गया ब्लैक। ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलो, ये और ये कंबाइन किए, ये और ये कंबाइन किए तो क्या हो जाएगा, व्हाइट। और क्या होगा बोलो, और एक होगा ब्लैक एंड व्हाइट और एक ब्लैक व्हाइट, है ना। तो लोगों ने क्या किया, इनको मारने लगे और इनको मारने लगे, अरे हटाओ हमको सिर्फ यही चाहिए। तो अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कराएं तो हमको भाई साहब क्या मिलेगा, ब्लू मिलेगा। लेकिन को डोमिनेंस में दोनों भी एग्जिस्ट कर रहे थे, जिसके वजह से जो लोग पोल्ट्री फार्म ओनर्स थे उनको बहुत बड़ा लॉस भुगतना पड़ा इसके लिए। ठीक है, क्योंकि जब इनकी ब्रीडिंग कराई जाए तो ब्लू का आना लगभग 50% है, लेकिन ब्लैक का आना और व्हाइट का आना 25% तो है। ठीक है, तो फिर से ब्लैक एंड व्हाइट प्रोड्यूस होने लगे। दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। ठीक है, वो उन्होंने सोचा कि अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट को खत्म ही कर दे तो सिर्फ ब्लू बचेगा, ब्लू के साथ ब्लू का क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो ब्लू ही होगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई साहब ये फिर से घूम कर आएगा कॉम्बिनेशन में, इसका ब्लैक और ब्लैक कंबाइन करके फिर ब्लैक बनेगा, इसका डब्ल्यू और डब्ल्यू कंबाइन करके फिर से व्हाइट बनेगा। ठीक है, सो दिस वाज वन एरर इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।